at the very last point of at the very last point of our previous meeting, जहाँ पे ये अचानक से बंद हो गई, वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे, ये तो पता नहीं कब की चीजें हैं, वहां पे हम ये डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे और हमारे पास जो गार्बेज वैल्यू आ रही थी वो 0 आनी चाहिए, 47 आ रही थी डोर्स के लिए, है ना। तो क्यों ऐसा आ रहा था ये मैंने चेक किया, तो आई गोट एन इन्फॉर्मेशन कि इट इज नॉट नेसेसरी कि 0 ही आए। आई आस्क गार्बेज वैल्यू शुड बी 0 ना। तो वो कह रहा है ये कॉमन कंफ्यूजन है। Without initializing them, the variables contain whatever is already in the memory. This is called a garbage value and it is not guaranteed to be zero. Mostly zero होती है लेकिन हमेशा zero ऐसा नहीं। Show zero and sometimes a value like 47. तो कह रहा है local variables like in your class are stored in memory. If you are lucky, the memory location might already have zero from a previous use. But C++ doesn't initialize them automatically, unlike some languages like Java, which does initialize class variables to zero. कह रहा सी प्लस प्लस है ना, खुद से जीरो की तरफ इनिशियलाइज नहीं करता, लेकिन अगर मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो वो जीरो करता है। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी स्टोर थी कहीं पे, वो इरेज नहीं हुई, उसकी जगह पे आपने स्टोर कर दिया, तो जीरो नहीं कुछ और वैल्यू आ सकती है। मतलब ये कि घुमा फिरा के हमेशा जीरो नहीं होता। ओके। दिस वाज समथिंग वेरी लाइक एट द वेरी लास्ट जो कि हमने देखी प्रीवियस में। बाकी हमने ये चार एसएलओस कवर किए थे। क्लियर है चारों के चारों। अब लास्ट आ रहा वाले है का बात। मतलब वही है ना, जैसे अपन ने किया है, जैसे जी अपन ने वो लास्ट वाले का 16.2.4 का मतलब यही है ना जो हमने अभी किया था कि हाँ प्राइवेट को भाई, पब्लिक में डाल के। सही है। वही वही कह रहा है, एक प्रोग्राम ऐसा लिखो जिसमें प्राइवेट भी यूज हो पब्लिक भी यूज हो, दोनों के दोनों एक ही प्रोग्राम में यूज हो रहे हो, मतलब एक ही क्लास के अंदर यूज हो रहे हो। कह रहा है ना, इन विच अ क्लास यूजेस बोथ। ओके। अब आ रहा है सही है। लास्ट सब टॉपिक जिसमें 11 एसएलओ है और ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, मजे वाला है बहरहाल। पिलर्स कौन से हैं? इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट सब टॉपिक है इसका। ओके, 17 एसएलओ है इसके टोटल, जिसमें से हमने 5 किए हैं, बाकी 11 रहते हैं। सॉरी, 16 एसएलओ है इसके। तो हमने पांच नहीं 17 हैं, 6 हमने किए हैं, 11 रहते हैं। तो पिलर्स इनहेरिटेंस ये शुरू से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन बताओ। ऊपर मैंने बताया था लेकिन अभी अगदस की डिमांड थी, इसे वापस रिपीट करते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स सी इनकैप्सुलेशन क्या है। लाइक यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है ना, तो लेट्स रीड इट। अगदस, कुड यू प्लीज रीड इट इन अ बोल्ड वॉइस। इधर लिखा, स्क्रीन थोड़ी छोटी तो कर। हाँ। इनहेरिटेंस पढ़ूं कि एनकैप्सुलेशन? यहाँ से पढ़ो चारों को। इनहेरिटेंस डेफिनेशन है, इट अलाउज अ क्लास चाइल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड स्क्रीन बहुत बड़ी है। मेथड्स। अब सही है। एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास पेरेंट। Purpose is to reduce code duplication and improves reusability. तो Like a एमसीक्यू बन car, सकता है आपका, एमसीक्यू बन सकता है कि इनहेरिटेंस का पर्पस क्या है। रीयूजेबिलिटी इसका मेन पर्पस है, रीयूजेबिलिटी का पर्पस सर्व करता है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऊप्स में। इसकी एग्जांपल बताई हुई है, दे पढ़ लो। a car class can inheritance feature from a vehicle class. मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है ना, व्हीकल तो व्हीकल बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकती है। लेकिन मुझे पता है जितनी भी गाड़ियां हैं उनके टायर्स तो 4 ही हैं, जितने भी रिक्शा हैं उनके टायर्स तो 3 हैं। तो इसमें से मैं इनहेरिटेंस करके कार बना सकता हूँ, व्हीकल में रक्षा बन सकता हूँ, ट्रक बना सकता हूँ, और भी ट्रेन वगैरह वो भी व्हीकल्स हैं। तो ये सारी चीजें मैं बना सकता हूँ। सही है। तो सही। यहाँ पे आपके पास कार को मैं इनहेरिट कर सकता हूँ व्हीकल में से, जो कि आगे हम करने वाले हैं बहरहाल। और इनकैप्सुलेशन देख लो। कह रहा है डेफिनेशन रैप है। करो डेटा को, या हाँ। वेरिएबल्स जो भी हैं, वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शंस, उनको रैप अप करो, यानी कि उनको ना इनकैप्सुलेट कर दो विद इन अ सिंगल यूनिट। और वो सिंगल यूनिट कौन सा है? हमारे केस में क्लास है। तो क्लास के अंदर जो भी हैं, कि जो भी मेंबर फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे उस क्लास के अंदर ही रहते हैं, ब्लॉक में हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कह रहे थे रैप अप करने का, इनकैप्सुलेट करने का,
दिस इज अ इनकैप्सुलेशन। तो मतलब यहाँ से लेकर इस ब्लॉक के अंदर जो भी पूरा का पूरा कोड है ना वो इस क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट हुआ पड़ा है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? पर यही चीज मेन फंक्शन में भी तो होती है। हम्म। मेन फंक्शन में भी तो वेरिएबल्स और फंक्शन होते हैं। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होते हैं, लेकिन वो मेन फंक्शन के अंदर मतलब है ना, एक मेन फंक्शन की बात अलग है, बिकॉज आपका कंपाइलर मेन फंक्शन को रन करता है। मेन फंक्शन आपके कंपाइलर को जहाँ भेजता है, आपका कंपाइलर वहां जाता है। ओके। तो मेन सही फंक्शन है। वाले कॉन्सेप्ट में हम इनकैप्सुलेशन नहीं कह सकते। सही है। इसका पर्पस देख लो, इसका पर्पस भी सर्व नहीं हो रहा मेन फंक्शन के अंदर। पर्पस पढ़ो, पता चल जाएगा। Protects data from unauthorized access and भाई modifies रीड करके बता, सब the तेरे आंसर चल रहे हैं। protects data from unauthorized access and modifies it through controlled functions। हाँ सही है। सही है। मेन वाला तो हर जगह चल जाएगा। सही। बस। तो सिक्योरिटी का जो पर्पस है इनकैप्सुलेशन करवाता है, वो वहां से नहीं हो रहा। तो इसका मेन पर्पस है क्या? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का जो पर्पस है, जो कि पीओपीस में नहीं था, ऊप्स में है, वो सर्व करता है आपका इनकैप्सुलेशन। इसकी एग्जांपल है बैंक अकाउंट वाली, पढ़ लो, मतलब रीड करो। A bank account, a bank account class hides the balance and allows modification through deposit withdrawals functions। सही है। समझ गया। हम्म। आगे 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 भाई, आजा, भी दो चीजें हैं। Abstraction definition है hiding unnecessary details and exposing only relevant information। Purpose है कि simplifies complex systems by providing only essential functionalities। एग्जाम्पल ये दी हुई है क्या, कार क्लास में है वह स्टार्ट इंजन मेथड, बट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द इंजन रिमेन्स हिडन। अपन ने बनाया भी था ना। हाँ, मतलब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को बस यूजर को ये है कि मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है। अब वो फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उससे यूजर का काम नहीं है। सही है। बस यूजर को पता होना चाहिए क्या करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये यूजर के काम का नहीं है। वो पूरी डेटा जो इन्फॉर्मेशन है यूजर से अलग हटके हटके होती है, लाइक उसे पता नहीं होती। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया था, पॉली यानी कि मैनी, मॉर्फिज्म यानी कि फॉर्म्स। तो डेफिनेशन है, एक फंक्शन या ऑपरेटर कभी है ना बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट कंटेक्स्ट में। ओके। तो इसके हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे वैसे ही। तो ये वही प्रोवाइड्स फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। ओवरलोडिंग है ना। जी। ये वही फंक्शन ओवरलोडिंग है ना जी पॉलीफॉर्म। जी, वही वही है। कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनेबल्स कोड रीयूजेबिलिटी। टाइप्स कंपाइल टाइम पॉलीफॉर्मिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, रन टाइम होती है। तो कंपाइल टाइम में आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, छोड़ दो। बाकी फंक्शन ओवरराइडिंग भी हमारे कॉन्सेप्ट में है। सही है। तो ये दोनों के दोनों हम देखने वाले हैं। एंड दिस इज इट। तो इनकैप्सुलेशन को हम वैसे ही देख चुके हैं, अभी भी रीड करने का शौक है क्या? लाइक अभी हमने ना इन चारों पिलर्स को देखा। अब पहला एसएलओ आ रहा है, एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लियर है सबको? थम्स अप करो सारे। लाइक दोनों थम्स अप करो। गुड है। नेक्स्ट एसएलओ आपके पास आ रहा है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को बताओ। तो इसका मेरे पास नोट्स में लिखा हुआ है, वो रीड कर लेते हैं। उसके आगे हम चलेंगे, मतलब यहाँ पे ये एसएलओ कह रहा है डिफरेंशिएट करो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, वो देखेंगे। फिर कह रहा है डिफरेंशिएट करो अमंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, ये तो मैंने रिवाइज ही नहीं किया अभी। चलो देख लेंगे, नोट्स में लिखा हुआ है। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता है, एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। हाँ, तो मतलब सही आता है। और उसके बाद हम इनहेरिटेंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी दो ही ऐसे लॉस करते हैं, और हो सकता है आज यही हो। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये रीड कर लो तुम लोग। कि सेंसिटिव डेटा को हाइड करता है फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस, प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड को यूज करते हुए। एंड डेटा कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड ओनली थ्रू द पब्लिक मेथड्स, जो कि हमने गेटर एंड सेटर देखे, उसके थ्रू हम मॉडिफाई एंड एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को, मेंटेनेबिलिटी को, रीयूजेबिलिटी को। सही है। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर की साइड। देखो, चलो रीड करते हुए बता देता हूँ
कंस्ट्रक्टर आपका एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के वक्त खुद ही रन होता है। ओके, कंपाइलर उसको खुद ही रन कर देता है, बाय डिफॉल्ट होता है वो। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है कि अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, अब उसे इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या मतलब आपका कंपाइलर जो है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन रन करेगा जो कि कहलाता है कंस्ट्रक्टर। अब इसकी खूबी मैं बताऊं, आगे लिखा भी हुआ होगा। इसकी खूबी ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है ना वो सेम होगा क्लास के नाम जैसा। अगर क्लास का नाम व्हीकल मैंने रखा है तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम अगर मैं बनाऊंगा तो व्हीकल ही होगा। सेकेंडली, इस कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड तक भी नहीं होता। लाइक कुछ हम कहते हैं जब कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, कोई भी चीज रिटर्न ना करे तब हम वॉइड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई चीज रिटर्न भी नहीं करते और ना ही हम वॉइड लगाते हैं। ओके, सो लिखा हुआ होगा इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ये बता दिया। विद डिफॉल्ट या यूजर डिफाइन, एक बाय डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज करता है। यानी कि अभी हमने जब भी कोई फंक्शन यहाँ पे क्या कहते हैं, जब भी मैंने कार ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन चला है जो कि हमारा कहलाता है स्पेशल फंक्शन कंस्ट्रक्टर। लेकिन उसने उसके अंदर कोई भी लाइक है ना ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें पता नहीं चला। लेकिन इसका मेन पर्पस जो था ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, वो काम इसने कर दिया। सो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए काइंड ऑफ कह सकते हो, उस पर्पस में आता है। ओके, तो ये डिफॉल्ट होता है, यूजर डिफाइन भी होता है। तो हम यूजर डिफाइन देखेंगे बिकॉज डिफॉल्ट जो जो है वो अलग ही कहानी है, हमें पता नहीं उसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन वो सिंपली डिफॉल्ट, मेरे को जितना अंदाजा है वो सिर्फ इनिशियलाइज करता है और कोई काम नहीं करता। चलो, की फंक्शन की फीचर्स देख लो। इसका नाम क्लास के नेम जैसा होता है, बता दिया। ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, सही है। कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, वॉइड भी नहीं होता। और इसका पर्पस होता है टू इनिशियलाइज क्लास मेंबर्स। ओके, क्लास मेंबर्स यानी कि पहले ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज बनाओगे ना, तो मतलब इसको अगर हमें पता है जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनता है, यानी कि उस क्लास में से बनता है। और क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग से वर्किंग करते हैं, है ना। यानी कि मैं अगर कार 1 बनाऊं, उसके टायर्स अगर मैं 6 लिखूं, और कार 2 बना के उसके टायर्स में 4 लिखूं, एग्जाम्पल एक दे दूं पहले, डिफरेंस का तुम लोगों को ऐसी अलग से चीजें जहन में हो सकती हैं। मैं यहाँ पे सेटर वाला फंक्शन वापस रखता हूँ। ओके, याद हो, अगर जाकिर वीडियो में देख रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस में हमने किए हैं चीजें। ओके, मैंने यहाँ पे कार 1 बनाई है और मैंने कार 1 के लिए किए हैं वर्किंग्स, सही है। तो मैं इसका नाम कार 1 रख देता हूँ अभी, सही है। और दूसरी मैं गाड़ी बना रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ कार 2 है मेरी। कार 2 है वो, सही है। और यहाँ पे मैंने वही सेम चीजें मैंने कर दी हैं इसके लिए भी। बस फर्क थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी होंगी, जहाँ पे कार 1 है वहां पे कार 2 करना पड़ेगा, कार 2। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो 2 वाली कार है ना उसके टायर मेरे रख दो 6 कर दो, दरवाजे 4 कर दो, खिड़कियां बिल्कुल ब्लॉक कर दो, खिड़कियां नहीं चाहिए हमें। ओके, सो अब देखो, कार 1 के लिए वैल्यूज अलग हैं, कार 2 के लिए वैल्यूज अलग स्टोर होंगी। यानी कि जब मैंने कार 1 बनाई तो ये जितने भी ये जितना कुछ मटेरियल व्हीकल के अंदर है, जितना जो जो कुछ लिखा हुआ है इस व्हीकल ब्लॉक के अंदर, वो सारा का सारा है ना कॉपी होके उसकी एक कॉपी कार 1 के लिए इनिशियलाइज हो चुकी है। ये जो इनिशियलाइजेशन का काम हो रहा है ना, ये कंस्ट्रक्टर करता है, जो कि क्लास की एक कॉपी बना के उस ऑब्जेक्ट को दे देता है। सो अगर मैं इसे रन करूं तो दोनों का जो डेटा है वो डिफरेंट आएगा। तो मेरी कार 1 में कोई मतलब ये कार 1 के लिए पूछ रहा है, जी हाँ मेरी कार 1 में सनरूफ है। ओके, मेरी कार 1 लग्जरी है। और ये मेरी कार 2 के लिए पूछ रहा है तो कार 2 में जी नहीं है, सनरूफ। तो ये कार 2 का डेटा दे रहा है मुझे, सही है। अगर मैं इसकी हेडिंग्स वगैरह लगा के चेंजिंग्स कर सकता हूँ, तो बहरहाल अभी तक तो हम यहीं पे रहते हैं। इसको मैं अगेन कमेंट कर देता हूँ, काम की चीजें नहीं है, बस इतना आपको आइडिया हो चुका है कि दोनों के लिए एक अलग से कॉपी बन के आ चुकी है। सही है, ये आइडिया मेरा देना था, सही है। सो
यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम आपके पास ये कंस्ट्रक्टर ने किया, जिसने एक कॉपी बना के कार वन को दे दी और क्लास की दूसरी कॉपी बना के कार टू को दे दी। इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स को वो कॉपी बना के देता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन कर रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर करता है। क्लियर है? यार जो किया वो तो समझ में आ गया, पर कंस्ट्रक्टर का ताल्लुक समझ में नहीं आया। या ये इससे समझ में नहीं आएगा जब तक हम कंस्ट्रक्टर को खुद से यूजर डिफाइन ना चलाएं। ओके, तो यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर मैं आगे बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। अभी बस ये समझ में आ चुका है कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। हम्म। तो इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया ना? अब ये इनिशियलाइजेशन का जो काम करता है वो कंस्ट्रक्टर करता है, ये याद रख लो। बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर कर रहा होता है। अब दूसरा आपके पास डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपके पास तब रन होता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टर तब यूज होता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। सही है? तो इसे रीड कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टर आपके पास एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट है ना डिलीट हो रहा हो, यानी कि जब उस ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो रहा है और वो डिलीट हो रहा है, तो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टर वहां पे खुद से रन हो जाता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इसका काम ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो ये रन होता है और उस ऑब्जेक्ट में जितनी मेमोरी एलोकेट करके रखी हुई थी मेमोरी में, उसको डिलीट कर देता है, उसे फ्री कर देता है। फ्री करने से मुराद जो भी ऑक्यूपाइड मेमोरी थी उस ऑब्जेक्ट की, उसे वो वापस खाली कर देगा, फ्रेश कर देगा। सो इट इज यूज टू फ्री रिसोर्सेज, जितनी मेमोरीज हैं वगैरह उनको ये फ्री कर देगा। इसके फीचर्स देख लो, इसका नाम भी सेम होगा, बस इसके स्टार्टिंग में ये सिंबल लगा हुआ होगा। ओके, एंड ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट आता है। एक और चीज देख लो, कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स दे सकते हैं लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स नहीं दे सकते। और डिस्ट्रक्टर जो है ना वो मेमोरी जो एलोकेटेड है उसे फ्री करने के लिए यूज होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है। इनिशियलाइज करते वक्त वो कॉपी बना के मेमोरी दे देता है एक ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से मेमोरी एलोकेट हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को फ्री करता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। ये मतलब थियोरेटिकल बातें क्लियर है, तो मैं ना इनका कंसेप्चुअली बना के दिखाऊं अब। थम्स अप। खालिक। अकदस। उसका थम्स अप आ गया। चलो, अब चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, अपनी भी देख लेते हैं क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी में अगर मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश करूँ तो देखो, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। डे 8 प्रोग्राम कौन सा होगा? 4 होगा। यहाँ पे देखो, मैंने सेटर को यूज किया था टू टेक द वैल्यूज। ओके, यानी कि वैल्यूज लेने के लिए मैंने यहाँ पे सेटर फंक्शन को स्पेशली कॉल किया था। बट आई वांट कि मैं सेटर फंक्शन को मतलब है ना स्पेशली कॉल ना करूं, मैं कंस्ट्रक्टर को एज अ सेटर यूज करूं। ओके, लेकिन वो मेरे ख्याल से आगे की बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा आगे की बात हो जाएगी। अ, मैं उससे पहले थोड़ा सिंपल में बात करता हूँ, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स में उसके यूजेस में जाएंगे हम। जब बहुत सी चीजें होती हैं बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्या करवाए। गुड है। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई। ओके, स्टूडेंट नाम रख दिया मैंने इस क्लास का। और मैंने क्या किया, अच्छा याद रखना, कंस्ट्रक्टर अगर आप यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो पब्लिक के अंदर ही होता है। सही है? तो यहाँ पे मैंने पब्लिक लगाया, और यहाँ पे मुझे अगर कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? क्लास के नेम जैसा सेम। इसकी कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं होगी, और ये एक फंक्शन है। और यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रहा अभी, और मैं कह रहा हूँ जब भी कंस्ट्रक्टर आपका रन होगा तो वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर तभी रन होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये मैं यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ ना, तो मैं जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास ये वाली जो लाइन है ये आउटपुट पे आएगी। क्लियर है?
तो लेट्स सी दिस, जस्ट कंस्ट्रक्टर को अभी देखते हैं। मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, दो स्टूडेंट्स मैंने बना दिए। ओके, तो अब ये दो बार मुझे प्रिंट करके देगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। प्रोग्राम 4.5 लिख लेता हूँ। 4.5। एरर आ रहा है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। स्टूडेंट स्टूडेंट, ओके 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 ओके। Class IOStream using namespace static class object student cout object is created handle int main student S1 student S2। अच्छा, मैं यूजर डिफाइन लगा रहा हूँ तो ये ब्रैकेट्स भी लगेंगे शायद। नहीं, एरर आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है पता नहीं। चलो लेट्स सी, ऑनलाइन कंपाइलर में चला के देखता हूँ, वहां पे पता चल जाएगा एरर का क्या आ रहा है। कोई कॉमन एरर है तो मुझे बता दो अगर नजर आ रहा है आपको। ये S1 S2 लाए कहाँ से हो? S1 S2 ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने। फिर से बताओ। यहाँ पे रन करूंगा पता चल जाएगा एरर क्या है। cannot declare main to be global variable। अरे पब्लिक हमने उससे पहले लिखा है, क्लास बनाने बाद अबे लिखा है। खुदा के बंदो, ये रही एरर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हुए मेन के। चल गया। यार ये हमने मतलब कंस्ट्रक्टर से पहले हम पब्लिक यूज करेंगे जरूरी, ऐसा क्यों? कंस्ट्रक्टर पब्लिक के अंदर ही होगा ना, इसलिए। तो पूरा मतलब जो असल फंक्शन है, जो सॉरी क्लास है स्टूडेंट की, उससे पहले हम पब्लिक नहीं लिख सकते? एक मिनट, पब्लिक यानी कि स्टूडेंट से बाहर लिखूं मैं? हैं कालिक? स्टूडेंट से बाहर नहीं लिखा हो तो वो तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। ऐसे कह रहे हो? ऐसे नहीं, क्लास स्टूडेंट से ऊपर। अच्छा, इससे भी बाहर चला जाऊं? क्लास स्टूडेंट मतलब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के नीचे पब्लिक। क्लास से बाहर चला जाऊं ऐसा? हाँ। क्लास से बाहर नहीं लिख सकता ना मेरे भाई, ये कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर होगा और जो क्लास का नाम है वही नाम होगा कंस्ट्रक्टर का। अगर मैं क्लास से बाहर लिख दूं, ग्लोबली अवेलेबल कर दूंगा, तो ये एक है ना नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा और ये मुझसे कहेगा कि मुझे कोई डेटा टाइप देनी है। सही है। सही है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के अंदर बनेगा, हम क्लास के अंदर अभी रहेंगे। और इसे हमने पब्लिक के अंदर बनाया। तो अभी देखो, S1 जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब इसने लिखा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और जैसे ही S2 ऑब्जेक्ट भी बनेगा तो ये दोबारा लिखेगा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और इस कंस्ट्रक्टर अभी जो हमने बनाया है ना, इसको यूज करते हुए इसको यूज करते हुए हमें ना, लाइक मैं ऐसा करता हूँ, प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट काउंट नाम का। ओके, और ये वेरिएबल मेरे को क्या, काउंट इक्वल टू 0 रखता हूँ। ओके, ये वेरिएबल मुझे करके देगा काउंट प्लस प्लस। ओके, अब देखो क्या हुआ। थोड़ी सी चेंजिंग्स करता हूँ। ऑब्जेक्ट, अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी है ना। तो ये पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कहेगा ऑब्जेक्ट 1 इज क्रिएटेड। जब दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तब ये कहेगा ऑब्जेक्ट 2 इज क्रिएटेड।
तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे लाइक एक पर्पस हमने ये निकाल दिया, या एक तरीका हमने ये निकाला कि हम जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे उतने ज्यादा आपके पास काउंट में वो वैल्यू काउंट में स्टोर होगी, और हमें पता चल जाएगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी ऑब्जेक्ट वन इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट, अच्छा, ऑब्जेक्ट वन एक बार बना, ऑब्जेक्ट वन इज क्रिएटेड। तो जब दोबारा बन रहा है ऑब्जेक्ट टू इज क्रिएटेड आना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद स्टैटिक लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जी, अरे हाँ स्टैटिक, स्टैटिक का हो। सही आ रहे हो, स्टैटिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो फंक्शन है ना, लाइक वी वांट इसकी वैल्यू रिटेन्ड रहे। यहाँ पे स्टैटिक में एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों अब। बहरहाल इसका एक लिखा हुआ है मेरे पास, देखूं कोई ना कोई गलती हम कर रहे होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी एक एग्जांपल देखी थी यहाँ पे, ये रहा। काउंट जीरो रखा हुआ है, काउंट को इसने किया हुआ है, देन चलाया, देन डिस्ट्रक्टर, देन इसने ऑब्जेक्ट हमने वन। एंड काउंट जीरो जो है ना वो क्लास के अंदर लिखा है। क्या? ये हमने अच्छा, काउंट 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 इसने लिखने में। ग्लोबली अवेलेबल किया हुआ है, और हाँ। हमने क्लास के अंदर रखा हुआ है, ये फर्क है। तो दिस इज द केस। यार मेरे को अभी तक मैं ये ऐसा कर समझ सकता नहीं, हूँ ना, इसको काउंट अंदर कर क्या यहाँ रहा पे है। रख सकता हूँ। जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा काउंट कर क्या रहा है आखिर, और अपन ने वो नहीं किया कि मतलब जैसे एस काउंट वन आपका डॉट कुछ भी नहीं लिखा। काउंट आपका जो है ना, वो काउंट कर रहा है कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने नहीं हैं। नहीं, काउंट नहीं, माय बैड। ये माय बैड क्या नाम था इसका, कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है, और अपन ने अभी कुछ भी वो नहीं किया कि ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम करके कुछ करना है। अभी देखो, अभी तक मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कोई भी चीज नहीं की, सिंपली दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। लेकिन जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है तब एक स्पेशल फंक्शन चलता है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। वो खुद ब खुद बन जाता है, जो कि इनिशियलाइज करता है कि आपके क्लास के अंदर जो कुछ है वो सारी की सारी चीजों को कॉपी करता है, और उसकी कॉपी एक उस ऑब्जेक्ट को दे देता है। अब वो ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से उस कॉपी में डेटा वेरिएबल्स को वैल्यूज देगा, फंक्शंस में वैल्यूज देगा, या फंक्शंस को चलाएगा, अपने हिसाब से वो ऑब्जेक्ट चलाएगा। ओके, इसकी इतनी अच्छी एग्जांपल मैंने ये भी दी ना, कि मैंने जब कार वन बनाई तो उसके लिए टायर्स अलग थे, नंबर ऑफ टायर्स, और कार टू के लिए नंबर ऑफ टायर्स अलग थे। हालांकि दोनों में तो सेम वेरिएबल यूज हो रहा है क्लास के अंदर से, तो दोनों में सेम वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कार वन के पास अलग से कॉपी दिए, कार टू के पास अलग से कॉपी गई है, और ये काम कर रहा है आपका कंस्ट्रक्टर। सही है। और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम क्यों होना चाहिए। ये बस एक प्रोग्रामिंग बना हुआ रूल है, काइंड ऑफ जैसे सिंटेक्स होता है वैसे ही ये चीज रूल है। सही। सही है। अब ऑब्जेक्ट वन इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट टू इज क्रिएटेड, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है। सही है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो मेरे को पता है डिस्ट्रक्टर जो है वो क्या कह सकते हो, पूरे का पूरा सेम होगा सिंटेक्स में, बस फर्क कितना होगा, फर्क कितना होगा, ये मैं अंदर की चीज हटा दूं। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्टर बनाया तो इसका नाम सेम है, इसका नाम सेम है, और आगे बनाने का पूरा फंक्शन सेम है, बस फर्क इतना है कि कंस्ट्रक्टर में ये सिंबल नहीं आता, डिस्ट्रक्टर में ये सिंबल आता है। और डिस्ट्रक्टर खुद से तभी रन होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। सही है। तो यहाँ पे मैं काउंट वगैरह को हटा देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ बिल्कुल। ओके, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
और जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो आपके पास ये चलेगा। और इसको मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं S2 को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब देखो, जब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है। लेकिन जैसे ही रिटर्न आता है, रिटर्न आते ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है, सारी के सारी मेमोरी जो एलोकेट की हुई प्रोग्राम ने वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो जैसे आपका S1 पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वहां पे आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, और जब आपका रिटर्न 0 होगा वहां पे आपका डिस्ट्रक्टर चलेगा। सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आ रहा है दोनों में, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन लिख लो, डिस्ट्रक्टेड। अब सी रिटर्न पे जैसे ही पहुंचा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रक्टेड, और जो भी मेमोरी उस ऑब्जेक्ट ने रखी हुई थी, ली हुई थी, वो पूरी की पूरी फ्री हो चुकी है। क्लियर है ऑब्जेक्ट, ये पूरा दोनों, लाइक इस पे बहुत ज्यादा टाइम ले लिया हमने। अब ये भी रहती हैं, चलो देखते रहेंगे मजे से। अभी इसमें हमने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर तो देख लिया है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जो है ना आपके पास ऑलरेडी है, जो कि ना सिर्फ इनिशियलाइज करवाता है। सही है, इसके कुछ नोट्स है मैं दिखा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फर्क? हाँ बिल्कुल क्लियर। क्लियर, वीडियो वापस देख लूंगा तो ज्यादा आ जाएगा। जी। आ गया फिलहाल। हाँ आ गया है। दोबारा अब से वीडियो देख कर ज्यादा एग्जाम्पल्स देख लेते समझूंगा। हैं, इसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अच्छा, इसने थोड़ा हाई लेवल की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जो कि मैंने कहा था बाद में करेंगे। यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल दी हुई है, वही जो मैंने, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो इसने वही सेम चीज की है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हियर, डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन मेन फंक्शन एंड्स। सही है। चलो, अब मैंने कहा था ना इस प्रोग्राम में हम सिंपल चीजें करते हैं, अब इसमें आ जाते हैं जिसमें मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर को मैं यूज करते हुए अब डिस्ट्रक्टर को भूल जाओ, उसका काम इतना ही था। सही है। आ, हो सकता है आगे कहीं डिस्ट्रक्टर की कोई एग्जांपल अच्छी मिल जाए, हम देख लेंगे अगर आती है नोट्स में, अदरवाइज दिस वाज इनफ। अब आता है आपके पास सेटर का काम। मैं चाहता हूँ ये सेटर का जो काम है ना, ये काम मैं कंस्ट्रक्टर को यूज करूं और मैं इस सेटर को अलग से कॉल ना करूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आई यूज कंस्ट्रक्टर एज सेटर, कंस्ट्रक्टर को सेटर की तरह यूज करूंगा मैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास का नाम क्या था, व्हीकल था। क्लियर है। और यहाँ पे मैं ना अभी सिर्फ एक ही वैल्यू लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, अभी मैं एक लेके समझा रहा हूँ, बाद में सारी की सारी वैल्यूज ले लेते हैं। ओके। लास्ट हाँ यार। सब कुछ वही है, पूरा का पूरा कोड वही है, बस मैंने यहाँ पे सेटर का काम कंस्ट्रक्टर से लिया है। और देखो, ये सारी की चीजें मैं हटा देता हूँ। मैंने कार 1 क्रिएट की है, अभी मैं इसे रन करूंगा ना तो मेरे पास एक एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मेरा कंस्ट्रक्टर चलता है, मेरा कंस्ट्रक्टर ये रहा, और मेरे कंस्ट्रक्टर को अभी एक पैरामीटर चाहिए, और यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ। सो इफ आई रन, यहाँ पे एरर आएगा, और आ चुका है एरर। लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसे पैरामीटर दे रहा हूँ, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ टायर्स मुझे देने हैं। तो लास्ट कितने टायर्स दूं मैं टायर्स दे रहा हूँ 4। ओके, किधर। मैंने 4 टायर्स दे दिए, और अब इसे मैं रन कर रहा हूँ तो आपके पास 4 टायर्स एलोकेट हो चुके हैं, लेकिन मैंने कोई चीज़ आउटपुट नहीं की, तो जाहिर बात है कोई चीज़ आउटपुट पे नहीं आएगी। अब मैं गेटर को यूज करूंगा, और मैं सनरूफ को बाय डिफॉल्ट ट्रू कर लेता हूँ। चलो, ओके, अब मैं कार 1 को बना के गेटर को यूज करूंगा, एंड दैट्स इनफ। अब मैं रन कर रहा हूँ, तो यू कैन सी टायर्स 4 आ रहे हैं, और डोर्स बाय डिफॉल्ट मतलब जो भी गार्बेज वैल्यू आ रही है डोर्स की, और कार इज लग्जरी आ रहा है आपके पास। ये एक टायर्स के लिए क्लियर है, तो मैं अब है ना सारी की सारी वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर को यूज करके मैं सेट कर सकता हूँ। अगर क्लियर है तो मैं करूँ। खालिक, अकदस, जल्दी बताओ, यार टाइम ओवर होने वाला है। अगर कंस्ट्रक्ट वैसे भी तो हम अगर करें तो 4 आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर का यूज करने का फायदा है।
कंस्ट्रक्टर के यूज करने का फायदा ये है कि ना हमें सेटर को अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा, एक अलग से फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा सेटर का जिससे हम अलग से कॉल करें। तो सेटर का फंक्शन बना रहे हैं फिर भी वही काम हो रहा है। वही काम हो रहा है और इससे भी वही काम हो रहा है, लेकिन इससे यही काम होने से ये फायदा होगा कि हमें अलग से सेटर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, और सेटर को कॉल करने से ये होता है कि एक लाइन ऑफ कोड इंक्रीज होता है, वो कि डिक्रीज हो सकता है, मतलब कोड को हम छोटा कर सकते हैं। सही है। तो और एक और चीज मैंने अभी ये यहीं तक बताया, इसको मैं अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। तो चलो लेट्स डू इट सिंपली राइट नाउ। मैं डोर्स भी ले लेता हूँ, एंड डोर एंड सीट बताओ, और मैं एंड साइड मिरर्स भी ले लेता हूँ, एंड मिरर्स बताओ, एंड और क्या रहता है, विंडोज बताओ मुझे। और मैं इन सारी चीजों को क्या कहता हूँ कि मेरे साइड मिरर्स जो हैं वो बराबर हैं MIRR के। यही जो मैं कर रहा हूँ मुझे बता देना क्लियर है कि नहीं। विंडोज मेरी बराबर हैं विंड के। ओके। और यहाँ पे मैं अब पहले मेरे से टायर मांग रहा है, टायर 4 हैं, दरवाजे 4 हैं, सीट्स मेरे पास 5 हैं, मिरर्स मेरे पास 2 होते हैं साइड मिरर्स, और विंडोज मेरे पास 2 हैं। सही है। नहीं, विंडोज मेरे पास 6 हैं, आगे पीछे की मिला के 4 वो और आगे पीछे की मिला के। तो ये मेरे पास विंडोज हैं। सही। और मैं यहाँ तक सही है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सनरूफ को ट्रू किया हुआ है, तो मेरे पास कार लग्जरी आएगा। तो अब मैं रन कर रहा हूँ तो मेरे को सेटर फंक्शन को अलग से कॉल करने की नीड नहीं पड़ी। टायर, अच्छा, यहाँ पे मैंने ना सिर्फ टायर्स को, डोर्स को और गेट सीट्स को गेट। किया हुआ है। तो लेट मी ऑल्सो ऐड विंडोज एंड विंडोज एंड दूसरा क्या था, साइड मिरर्स। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होंगी सारी। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो यू कैन सी कि सेटर का जो फंक्शन काम है वो पूरा का पूरा इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को मैंने यूज करते हुए कर लिया है। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी इसका एक दूसरा तरीका है जो कि मैं दिखाने वाला था लेकिन टाइम ओवर होने वाला है। सही है, वो कल देख लेंगे। यहाँ यार तक तो क्लियर है। फर्क क्या हुआ? सेटर में भी हमने एग्जैक्ट सेम चीज थी, खाली नाम चेंज किया है। काम वही हो रहा है, बस एक लाइन कम हो रही है, और वहां पे हमने एक कौन सी सेटर वाली? का अलग से फंक्शन बनाया था, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए वैल्यूज सेट की हैं। कौन सी लाइन कम हुई है? यहाँ पे हमने सेटर के लिए अलग से एक लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था, मेरे को थोड़ा याद नहीं। जी। हाँ, कार वन डॉट सेटर करके ऐसे। हाँ, ऐसा लिखा हुआ था ना सेट करने के लिए। वो पूरा का पूरा काम यहीं पे कार को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए हो गया। ठीक है, ठीक। और सब क्लियर है। हाँ, तो दैट्स क्लियर इट। है। आज आज हमने ऑलमोस्ट